सबसे पहले सभी को राम राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10 का मॉडल पेपर 3 संजीव डेस्क वर्क से सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो 1 से लेके 18 तक है। इसका जो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया यदि a तथा 18 का LCM 36 है तथा a तथा 18 का HCF 2 है, a का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले क्या रहेगा, जैसे हमें दिया गया है सबसे पहले कि a तथा 18 का एलसीएम जो है वो हमें दिया गया है 36 है, और उसी के बाद इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF हमें दिया गया है, जो हमें दिया गया है 2। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो a है वो कितना है। तो देखो इसके लिए होता क्या है, सिंपल से ये पहली प्रश्नावली का प्रश्न हमारे सामने है। तो इसमें हमें दिया जाता है कि जो हमारी दोनों संख्याएं होती है, ये प्रथम संख्या और ये दूसरी संख्या, इन दोनों का क्या करना पड़ता है, गुणा। तो हम लिखेंगे a गुणा में 18 और सामने एलसीएम जो 36 है और HCF 2 है, इसके गुणा के बराबर होता है। तो यहां पे हमारा हो गया, ये a से 18 की गुणा होगी नहीं, ये एज इट इज रहेगा, और सामने 36 की 2 से गुणा करें, या हमारे पास एक और ऑप्शन है कि a है और उसके साथ में जो 18 गुणा में है वो बराबर से इधर आते ही किस में आ जाएगा, भाग में। तो होगा क्या, a बराबर, यहां पे हम 18 से 36 को क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, काट सकते हैं, जो कि 18 के पाड़े में 36 दो बार चला जाएगा। तो 2 की जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा हमारे पास 4। तो a बराबर कितना आ गया है, 4। तो यही हमारा जो आंसर, उसमें हमारा जो सही होगा उसे हमें टिक कर देना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 4 आ रहा है द नंबर, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, ये दिया गया है कि निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसपे आपकी घात जो हो वो स्क्वायर ही होनी चाहिए, वही द्विघात बहुपद होता है। तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, परंतु इसमें नहीं है। तो इसका मतलब द्विघात बहुपद कौन सा नहीं है, 3 नंबर, द नंबर, जिसके अंदर घात स्क्वायर यानी 2 से ज्यादा है वो द्विघात नहीं होगा। ये क्यूब आ रहा है इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हमारा आंसर सही कौन सा है, द नंबर। तो इसमें हमें कोई हल करना नहीं है, हमें सीधा ही लिखना है। तो हम लिख सकते हैं जो हमारी जो समीकरण दी गई है उसका आंसर हम बता सकते हैं, द नंबर जो हमारा आंसर है वो हम लिख देंगे, ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं है। इसी के साथ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहां दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के हल लिखने हमें, जिसमें x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 है। अब हमें देखना है कि इसका सत्यता स्थापित करनी है हमें, और देखना है कि x का मान और y का मान कौन सा हल हमारा सही होता है कि दोनों को जोड़ने पे 4 और दोनों घटाने पे 2 आ जाए। तो इसके लिए हमें सिंपल सा क्या करना है, ये हमारी जो समीकरण दी गई है, एक ये और दूसरी, इसको हम हल कर लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2, इसे हम लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण 1 और जो 2 हमारी है इसे हम लिख लेते हैं सबसे पहले। अब हम इसमें प्रतिस्थापन या विलोपन किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसमें हमें करना क्या है, हम दोनों समीकरणों को प्लस कर देंगे। तो ये x और x कितना हो गया, 2x। ये प्लस माइनस हो रहा है तो ये y और y दोनों प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, दोनों एक दूसरे से चले जाएंगे। और 4 और 2 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब हमें सिंपल क्या करना है, x हमारा इधर ही रहेगा, 6 है, और x के साथ जो
गुणा में संख्या है वो इधर भाग बराबर से इधर आई तो किस में चली जाएगी, भाग में। तो x बराबर कितना आ गया हमारा आंसर 3, 2 से 6 जाएगा 3 बार, तो x का मान हमारा 3 आ चुका है। अब हमें ये समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ पर। यदि x बराबर 3 है तो हमने समीकरण ले ली वापस से x प्लस वाई बराबर 4। तो ध्यान से हम यही देख लेते हैं, यहां पर हमारा है x की जो x का मान रखेंगे हम कितना है 3 प्लस कितना है y बराबर में कितना है 4। तो ध्यान से देखिए y रह गया 4 था, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहां पर हम देखते हैं y बराबर कितना आ गया, 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 1। तो x हमारा आया है 3 और y आया है 1। तो ये आंसर हमारा जहां पर भी सही मिल रहा है उसे हम टिक कर देंगे। तो x 3 और y 1, ये हमारा ए नंबर ही आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ हमें एक आकृति दी गई है और उसमें हमें दिया है कि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रश्नावली 6 का जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, समांतर जो भुजाएं होती है ना, उसके जो संगत भाग होते हैं वो समान अनुपाती होते हैं, यानी समान अनुपात में होते हैं। जैसे ये वाला भाग इसके और ये वाला भाग इसके समान अनुपात में होगा। और हमें यहाँ पे दिया गया है कि AD और DB, AD और DB दोनों भाग दिए गए हैं। AD कितना है 3 और DB कितना है 2। AE भाग भी हमें दिया गया 2.7, EC भाग हमसे पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो जब भुजाएं समांतर हो तो भाग क्या होते हैं, समानुपाती। यानी AD समानुपाती किसके होगा, यहां पर DB, और बराबर में AE समानुपाती होगा EC के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये लिख लेते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है। तो सबसे पहले हमने आकृति के अनुसार लिख लेंगे यहाँ पे कि पहला वाला भाग हो गया AD बट्टे में DB और बराबर रहेगा AE बट्टे में EC। और ये बराबर क्यों रहेगा, क्योंकि समांतर भुजाएं, यार समांतर भुजाएं आकृति में कौन सी है, DE और BC जो हमें दिया गया है। तो मैं लिख लेंगे DE समांतर है BC के, अतः ये दोनों भाग समान अनुपाती है। अब हमें क्या करना है, जिसका मान हमें यहाँ दिया गया उसका मान हम लिख लेते हैं। तो देखो हम देखते हैं AD का और DB का दोनों का मान दिया गया 3 बट्टे में 2। तो हम लिख लेते हैं AD और DB की जगह 3 बट्टे में 2 बराबर में AE का मान भी हमें दिया गया 2.7 और EC का हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2.7 और बट्टे में क्या है EC। अब ध्यान से हम देखते हैं यहां पर जो EC भाग में है वो बराबर से उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, गुणा में। तो EC यहां चला गया गुणा में किसके, 3 के, और 2.7 था और ये 2 जो यहां पर क्या था भाग में, वो बराबर के उधर किस में चला जाएगा, गुणा में। तो यहां पे हम देखते हैं EC है बराबर 2.7 की जब 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 5.4, और ये 3 जो यहाँ पे गुणा में था वो कहाँ चला जाएगा, भाग में। अब EC है बराबर 3 का 5.4 में हमें क्या करना है, भाग करना है। तो जब हम इसका भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.8 सेमी, EC का मान। तो हमें क्या करना है, हमारे जो भी विकल्प हमें दिए जाते हैं उनमें हमें चेक करना है 1.8 ये रहा ब नंबर, तो इसे हम क्लिक कर देंगे, ये हमारा आंसर सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहां पर दिया गया है, बिंदु P है जो हमें दिया गया 5-4 और उसकी x एक्स से दूरी हमें बतानी है कितनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे P बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। तो पहला जो x का होता है, दूसरा y का होता है,
और हमें एक्स अक्ष से दूरी हमें बतानी है। तो इसका सिंपल सा हमें एक तरीका ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि इससे सिंपल क्वेश्चन तो वैसे कुछ है भी नहीं। इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी ऐसे दूरी वाला क्वेश्चन पूछा जाए और एक ही बिंदु के निर्देशांक दे, तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, तो हमें पता है कि ये हमारा ग्राफ होता है, इसमें बीच में होता है 0 और ये हमारा होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। अब क्या है, प्लस माइनस की तरफ चले जाते हैं कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और हमें दिया गया पी बिंदु के निर्देशांक 5 माइनस 4। तो हमें पता है पहला x का है, दूसरा y का है, ठीक है। अब हमें जिससे भी दूरी पूछी जाए, x से पूछी जा रही है तो हमें y वाले बिंदु पे ध्यान देना, और y की पूछी जा रही है तो हमें x वाले बिंदु पे ध्यान देना। क्यों? क्योंकि x बिंदु तो हमारा मान लीजिए यहाँ रहेगा और उससे हमें x की दूरी पूछी जा रही है, तो वो हमेशा x कहाँ कितनी दूर है तो हमें देखना पड़ेगा y बिंदु पे। तो -4 है यहाँ पे रहेगा ये 1 2 3 4 माइनस की तरफ। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना, जब भी हमें ऐसे एक ही बिंदु के निर्देशांक दे के x या y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो हमें प्लस और माइनस को कुछ नहीं याद रखना, हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमें दूरी पूछी है। अब वो माइनस में है तो भी हम उसे सिर्फ प्लस में ही बताएंगे और प्लस में है तो भी प्लस में ही बताएंगे। तो y से पूछा जाता तो हम अपोजिट x से वाला मान बता देते, और x से पूछा जाता तो हम अपोजिट y वाला मान बता देंगे। और माइनस कोई याद में नहीं रखना, हमें सिर्फ देखना दूरी कितनी है, 1 2 3 4 है, तो वो माइनस और प्लस नहीं, हम सिर्फ प्लस ही लिखेंगे। तो हमारा आंसर रहेगा इसके अंदर, हमें पता है कि x से पूछे तो हम y वाला बताएंगे और माइनस ध्यान में नहीं रखना, तो सिर्फ आंसर होगा प्लस का 4। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 7। अब क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा आसान है। यहाँ पे tan 45 डिग्री प्लस में cot 45 डिग्री का मान बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने सिंपली बताया आपको, त्रिकोणमितीय जो सारणी होती है उसके मान हमें ज्ञात रखने हैं। अगर हमें त्रिकोणमितीय मान याद होंगे तो हमारा आंसर भी आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री के मान क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं यहाँ पर, और लिख लेते हैं वहाँ पे tan 45 डिग्री और प्लस में था cot 45 डिग्री। तो देखो tan 45 ये हमें त्रिकोणमितीय सारणी से पता चलेगा। तो त्रिकोणमितीय सारणी में आप देखना tan 45 डिग्री का मान होता है 1, प्लस में cot 45 डिग्री का मान भी क्या होता है 1, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तब आंसर हमारा बड़े आसानी से निकल जाएगा। कितना निकला है? 2। और ये हमें देखना है कि मान जो हमारा ऑप्शन है कौन सा सही आ रहा है, ये आ रहा है ब नंबर, तो हम ब नंबर पर टिक कर देंगे। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखो तो भी ठीक है, वरना इसका सिंपल सा मैं तरीका बता देता हूं आपको। जब भी कभी ऐसा दिया जाए ना कि कोई मीनार है, कोई पेड़ है, चाहे कुछ भी है, उसकी हाइट और उसकी जो छाया पड़ रही है या उसका जो बेस है, क्योंकि छाया बेस में ही आएगी, तो बेस और हाइट दोनों जब इक्वल आ जाए तो हमेशा जो कोण बनता है वो कितने डिग्री बनेगा? 45 डिग्री का। इसे हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। देखो सिंपल सा, जैसे मैंने बताया आपको कि चाहे कोई भी आपको आकृति दी गई है, पेड़ है, चाहे कोई भवन है, मीनार है, उसकी हाइट और उसका बेस ये दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं और आपसे कोण पूछा जाए तो सिंपल सा याद रखिएगा, हमें पता है दोनों बराबर है, यानी कि हाइट और बेस दोनों क्या है? बराबर। हाइट मतलब परपेंडिकुलर। तो हम क्या समझते हैं यहाँ पे, लाल कक्का का फॉर्मूला देखते हैं, और लाल कक्का में आपके पास लंब और आधार ये बनता है tan में। अगर कोई उल्टा करना चाहे आधार बटा लंब तो क्या किसमें बनेगा? कोट में। तो या तो हम लिखेंगे tan या हम लिखेंगे कोट। एंगल कितना है पता नहीं है, चलिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हमने लिखा है लंब बटा आधार तो हम tan लिख रहे हैं, और हम आधार बटे लंब लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? कोट। और दोनों हमें पता है बराबर है,
तो बराबर का मतलब क्या होगा, दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स, यानी कि एक्स एक्स यानी कि बराबर। कहने का मतलब है कि tan लिखें तो भी बराबर में एक आएगा, कोट लिखें तो भी बराबर में एक आएगा, और tan के अंदर एक मान कब आता है, जब tan हो 45, और कोट के अंदर भी एक मान कब आता है, जब कोट हो 45। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आना 45 डिग्री है, और इसको सिंपल तरीके से याद रखने का यही तरीका है कि कोई भी मीनार, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी पेड़ हो, उसकी ऊंचाई और उसकी छाया की या उसके बेस की लंबाई दोनों बराबर हो तो कोण हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहां पर दिया गया है सबसे पहले, अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं कि यहां दिया गया वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है क्या कहलाती है। तो हम यहां बताते हैं वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है वो हमने बता दिया। वृत्तखंड की त्रिज्या बताने में 5 सेमी है और वृत्त के 9 सेमी लंबाई के चाप द्वारा बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो मैंने जैसे पहले ही बताया था, जब भी आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बोले तो फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन जब हमें कोण दिया गया हो और त्रिज्या दी गई हो, लेकिन जब त्रिज्या और आपको चाप की लंबाई भी साथ में दे दी गई हो तो हमारा फॉर्मूला एक अलग रहता है। वो हमने पहले ही बताया था, फिर बता देते हैं आपको। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको, त्रिज्या और साथ में चाप की लंबाई साथ में दी जाए तो फॉर्मूला होता है 1/2 और L गुणा में R। देखो 1/2 L क्या होता है, L होता है चाप की लंबाई, और गुणा में R क्या होती है, R होती है त्रिज्या। तो सिंपली 1 की गुणा 9 से और 9 की गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 45, और भाग में आएगा 2, और 2 का जब भाग लगाएंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 22.5 सेमी। और हमें क्या करना है, अपने ऑप्शन से देखना है कि करेक्ट कौन सा आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे 45, 22.5 ये रहा, तो आंसर हमारा रहेगा बी नंबर। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में बताया गया है कि वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी हो। देखो वृत्त से दुगना कौन होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत पहले की क्लासेस में हमें बताया गया है, वो होता है व्यास। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे 10वें क्वेश्चन का आंसर इतना सा ही टिक करना है। वैसे तो सारे टिक ही करने हमें, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमें क्या है कि सॉल्व करके देखने पड़ते हैं, तो ये रफ में आप कर सकते हैं। तो 10वें का आंसर तो मुझे नहीं लगता करने की भी आवश्यकता है, ब होगा व्यास जो त्रिज्या से दुगना होता है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ठोस गोले की त्रिज्या में दे रखी है, वक्र पृष्ठ और उसका आयतन भी हमें दे रखा है। तो ये पहला त्रिज्या r, वक्र पृष्ठ s और आयतन v तीनों हमें दे रखे हैं, और उनके बीच में हमें बताना है कि इनमें कौन सा संबंध सही जो आ रहा है वो हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेते हैं इसका आयतन, और ये एक ठोस गोला है तो गोले का आयतन और उसका क्षेत्रफल जो हमें दे रखा है वक्र पृष्ठ का, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। देखो ठोस गोला है तो सबसे पहले हो गया गोले का, एक तो हो गया वक्र पृष्ठ और एक हो गया ठोस ही गोले का आयतन। तो देखो ठोस गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr² जो कि इसका फॉर्मूला है, और आयतन हो गया 4/3πr³। ये हमने ज्यादा कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ क्षेत्रफल के सूत्र लगाए हैं। अब हमें इसमें यही देखना है कि अब हमें पता है कि वक्र पृष्ठ में क्या दिया गया था, वक्र पृष्ठ में दिया गया था s के बराबर, और आयतन हमें किसके बराबर दिया था, v के बराबर, और त्रिज्या तो हमारी r थी ही। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको हम बराबर लिखते हैं। जैसे यहां पे हो गया हमारा वक्र पृष्ठ और यहां पे हो गया हमारा आयतन।
देखो बराबर का मतलब होता है कि दोनों तरफ जो बराबर चीज होगी वो कट जाएगी, मतलब जो यहाँ पे बराबर में गुणा में वो भाग में जाएगा, या फिर हम सिंपली ऐसे काट सकते हैं। देखो पाई से पाई तो क्रॉस हो गया। अब एक चीज देखो, यहां पर और यहां पर, अगर हमें यहां पर देखना है 4 दोनों तरफ बराबर है, कट जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो तो यहाँ पे बट्टे में 3 है जो दोनों तरफ नहीं है, तो नहीं कटेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आयतन में 3 की गुणा करनी है। आयतन में आयतन हमारा क्या था, v। तो सिंपली हम समझते हैं कि v के साथ हमें 3 की क्या करनी है, गुणा। तो ये कितना हो जाएगा, 3v हो जाएगा बराबर में। अब देखो यहाँ पे, चलो ये 3 वाला मैटर तो क्रॉस हो गया, हमने गुणा कर दी। अब आर स्क्वायर और आर क्यूब, तो हमें पता है कि अगर आर सभी बराबर काटेंगे तो हमें यहाँ पर भी आर क्यूब है, तो यहाँ पर भी आर क्यूब ही चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें एक आर की क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। तो दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे, आर क्यूब और आर क्यूब तो कट जाएंगे। तो हमें पता है कि ये हमारा क्या था, इधर वाला वक्र पृष्ठ था, और वक्र पृष्ठ क्या था, एस। तो एस की गुणा हमें किससे करनी पड़ेगी, आर से, और एस की आर से गुणा करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर एस। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा। तो अब हमें देखना है कि क्या हमारा इससे ज्यादा तो आगे हो नहीं रहा है, तो क्या हमारा आंसर मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, तो हम इसी को चेक करेंगे। तो देखो ध्यान से देखें ना, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आंसर है 3v। 3v किसी में आ रहा है, ये रहा, और बराबर में है आर एस, ये पूरा मिल गया। तो यानी डी नंबर हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। इस तरीके से हम देखेंगे हमें क्वेश्चन नंबर 12। यहां पे बोला जा रहा है कि एक पासे को फेंकना। देखो एक पासे में जो अधिकतम अंक आता है वो होता है 6, तो अधिकतम अंक तो 6 रहेगा, और जो हमारा अनुकूल परिणाम है वो कितना बता रहा है, वो देखो, वो कह रहा है 4 से बड़ा अंक आना है। तो देखो इसे हम समझ लेते हैं आगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया था एक पासा है, तो एक पासा है जिसमें कुल परिणाम क्या आने वाला है। देखो एक पासे में कुल परिणाम हमेशा 6 ही आएंगे, और उसके साथ हमें देखना है कि 4 से बड़ा अंक, और उसकी प्रायिकता में बतानी है। तो देखो सिंपल सी चीज है, यहां पे हमें 4 से बड़े की प्रायिकता तो बतानी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए एक पासे में कुल परिणाम 6 है, मतलब क्या, इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 5 और 6, और 4 से बड़े अंक की प्रायिकता बताना है। तो 4 से बड़ा देख लो 5 और 6, कितने अंक होते हैं टोटल, 2, और बट्टे में कितने आ जाएंगे, 6। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक दूसरे से कट करने हैं, काटने हैं। कितनी बार कट रहा है, देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो 4 से बड़े अंक की प्रायिकता देखो, 4 से बड़े अंक की प्रायिकता बराबर कितनी आ गई है, 1/3। इसी में हम देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13, और इसका आंसर भी हम मिला लेंगे कि क्या हमारा ये आंसर सही आया है, मिल रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे 1/3, आंसर बी आ रहा है। आगे वाला क्वेश्चन है 13, इसमें देखो, इसमें दिया n स्क्वायर माइनस 1, ये 8 से विभाज्य है। तो n कितना है, यदि n है 1, क्या है, प्राकृत संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या बताया गया था कि n स्क्वायर माइनस 1 जो 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, n स्क्वायर माइनस 1, और ये किससे विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी, यानी डिवाइड हो सकती है। तो देखो सबसे पहले हमें जो ऑप्शन दिए गए उन हिसाब से चलते हैं। हमारे पास प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और पूर्णांक का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम सम संख्या का ऑप्शन ले लेते हैं। एक बार हम मानते हैं कि माना ये सम संख्या है, तो सम संख्या हमें पता है कि शुरू होती है 2 से, तो 2 से जब सम संख्या शुरू होगी तो हम मानते हैं कि n बराबर 2 हम मान रहे हैं। तो n की जगह हम मान रहे हैं 2, और बाकी समीकरण के अनुसार स्क्वायर माइनस 1। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3, ठीक है। और उसके बाद आगे हम देख सकते हैं 2 के बाद सम संख्या क्या आएगी, 4, और 4 का वर्ग माइनस 1, क्योंकि ये आगे फॉर्मूला जो चल रहा है उसी के अनुसार चलेंगे।
तो 4 का वर्ग हो गया 16 और माइनस में क्या है 1, तो आंसर कितना आएगा 15। आगे वैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हमारा उत्तर यहीं से स्पष्ट हो गया है कि अगर हम सम संख्या मान रहे हैं तो जो हमारा उत्तर आ रहा है वो क्वेश्चन के अनुसार तो 8 से डिवाइड होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि ये सम संख्या वाला ऑप्शन तो हमारा यहां पर सही नहीं है। ठीक है, तो अब हमें यहां पे यही बताना है कि क्या इसका उत्तर और क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं कि अब हम इसको विषम संख्या मान लेते हैं। विषम संख्या अगर हम मान के करते हैं, जैसे विषम संख्या सबसे छोटी होती है माना विषम संख्या, तो विषम संख्या तो एक ही होती है, तो n बराबर हमने 1 मान लिया, तो n की जगह 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर उत्तर आएगा 0। चलिए, ये तो 8 से डिवाइड हो सकता है, आंसर भी आ जाएगा 0। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं n बराबर क्या रहेगा 3, तो 3 और ऊपर समीकरण जो है स्क्वायर करना है -1, तो 3 का वर्ग होता है 9 और -1 बराबर क्या आएगा 8, जो भी 8 से डिवाइड होता है। फिर हम अगला मानेंगे 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है और उसमें से 1 घटाना है, तो 5 का वर्ग हो गया 25 -1 बराबर आएगा 24, और ये भी 8 से विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका उत्तर आएगा विषम संख्या। तो n क्या रहेगी विषम संख्या। तो हमें ऑप्शन में जहां पर भी दिखाई दे रहा है विषम संख्या का ऑप्शन, उसे हम क्या कर देंगे टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर स, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर स यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, एक बहुपद हमें दिया गया है और शून्योंकों की संख्या हमें यहां पर बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा बहुपद है उसमें शून्योंकों की संख्या कितनी होगी। इसका आंसर हमें करने की भी जरूरत नहीं, यही देख सकते हैं। देखो, जब भी आपको बहुपद दिया जाए ऐसे और उसमें पूछे शून्योंकों की संख्या, तो हमें बताना अधिकतम कितनी है। जितनी इस पे घात होगी अधिकतम, उतने ही शून्योंकों की संख्या हो पाएगी। तो हमारे पास अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो इसमें क्या है अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होगी 2, तो इसका आंसर क्या हो गया बी। तो हमें इसको सरल करने की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखना है, आंसर नंबर ब 2। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है आगे 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया गया है समीकरण, और इस समीकरण में हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया गया है x के बट्टे में -6 प्लस 10y बराबर 10, और इसमें x हमें दिया गया 12, y का मान हमें बताना है कितना आ सकता है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं जो हमें दी गई है। समीकरण हमें दी गई है x बट्टे में -6 प्लस में 10y बराबर में 10। अब इसमें क्या करना है, x बराबर क्या करना है 12, y का मान हमें बताना। तो सबसे पहले x का मान हम लिख लेते हैं कितना है 12, और बट्टे में सेम एज इट इज वैसे का वैसे ही रहेगा -6 प्लस में 10y बराबर में 10। तो देखो, अगर ये सोल्व हो पा रहा है तो हम इसे सोल्व कर देंगे, और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इसे हम क्या करेंगे वैसे का वैसा ही छोड़ देंगे। लेकिन ये सोल्व हो पा रहा है तो हम इसे करेंगे। तो 6 से 12 अगर डिवाइड करें तो होगा 2, और किसका माइनस का, प्लस का 10y बराबर कितना है 10। देखो, ये 10y इधर रखना है, बराबर में 10 है, और ये माइनस का 2 जो है वो इधर आएगा, तो किसका आ जाएगा प्लस का 2। अब y है, ये 10 और 2 हो गया 12, और y के साथ में जो गुणा में संख्या है वो कहां चली जाएगी भाग में। तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पर 12/10। अगर हम काट सकते तो काट देंगे, ये जा रहा है 2 के पाड़े से 2 छिंग 12, 2 5 10, इससे आगे ये नहीं कट सकता। तो हमें देखना y का मान 6/5 आ रहा है, तो y का मान 6/5 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो इसे हम यहां पे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16, हमें यहां दिया गया यदि त्रिभुजों ABC व DEF में AB बटा DE BC बटा FD है तो ये समरूप होंगे जब हमें यहां पे बताना है कि एंगल कौन सा बराबर हो पाएगा। तो देखो, इसमें सिंपल सा चीज है, हमें यही ध्यान रखना है यहां पर कि
तो इसमें एक ही चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि एक चीज होता क्या है ना कि हमें जो क्वेश्चन मिलते हैं, कई बार हम देखते हैं ऐसा क्वेश्चन तो हमारे कहीं बुक में था ही नहीं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, नया शिक्षा नीति नियम, जो नई शिक्षा नीति है ना, उसमें एक चीज दी गई है कि हर क्वेश्चन आपको बुक से नहीं मिलने वाला। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्या है कि हमारे दिमाग की उपज होती है, जो हमें टीचर्स बताते भी है करते वक्त। इसी चीज का हमें ध्यान रखना है। जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, अब इस चीज को ध्यान से समझो। ये एक्चुअली वैसे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, पर कंफ्यूज करने के लिए बहुत है। त्रिभुज ABCDEF हम बना लेते हैं और उसके अंदर AB और DE, BC और FD ये हमें दिए गए हैं। अब हमें बताना है ये समरूप होंगे जब इनके एंगल बताने कौन से बराबर आएंगे। तो इसे हम सबसे पहले देख लेते हैं, लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया गया था, दो त्रिभुज हमने बना लिए, क्योंकि ये चीजें मैंने पहले ही बताया। आप इनके जो आकृतियां बना लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे समानुपाती भाग दिए गए हैं त्रिभुज में। एक भाग हो गया AB, ये वाला भाग, ये वाला भाग हमें दिया गया है। और दूसरा भाग जो हमें बराबर है वो हमें बताना है। समानुपाती हमें जो दिया गया दूसरे त्रिभुज में DE, ये रहा DE। और अब बराबर है वो भाग BC, ये वाला। और इसी के समानुपाती है FD। FD देखो ध्यान से, देखो ये। अब हमें पता है कि जब दो भुजाएं समानुपाती हमें बराबर दे रखी है दो त्रिभुजों में, तो हमेशा अगर एंगल की बात की जाए तो उन्हीं दो भुजाओं के बीच बनने वाला एंगल, उन्हीं दो भुजाओं के बीच बनने वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें हम देखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, इसमें हो गया एंगल B और इसमें हो गया एंगल D बराबर होगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, जो हमारा राइट आंसर होगा वही हमें यहाँ पे टिक मार्क करना है। तो हमारे पास B और D बराबर ये हो गया C नंबर आंसर में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया हमें दे दी गई है। इसके लिए मैंने पहले ही बताया था आपको क्या करना, आकृति बनानी पड़ेगी। तो हम आकृति बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया है 2√3 मीटर। तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ये एक्चुअली 16वां क्वेश्चन था, अब 17वां क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास एक आकृति है, यहाँ पर ये रहा, और ये हमारा एक क्या है, खंबा है जो क्वेश्चन में हमें दिया गया। इस खंबे की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर ऊंची है। और उसके साथ ही बोला खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी। अब छाया क्या होती है, जब भी खंबा कहीं भी लगा होगा, पेड़ लगा होगा, मीनार होगी, उसकी छाया बेस पे ही आएगी। तो हमारे पास उसकी छाया है 2√3 मीटर। अब हमें कह रहा है कि इतना कुछ दे दिया, अब ये एंगल जो आ रहा है वो हमें बताना है। तो दोनों अगर बेस और हाइट बराबर होता तो हमें पता है एंगल कितने का आता, 45 डिग्री का। लेकिन अभी हमें क्या करना है, एंगल हमें बताना है कि 60 का आएगा, 45 का, 30 का या 90 का। तो चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले एक लंब और एक आधार। अब हमें पता है लाल कक्का के फॉर्मूला से देखेंगे तो लंब बटा आधार हमारे पास आता है 10 में। आधार बटा लंब उल्टा करोगे तो कोट लिखना पड़ेगा। तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैंने लिख लिया 6/2√3, और ये मेरे पास है लंब और ये मेरे पास है आधार। तो आप देख सकते हैं लाल कक्का के उस ट्रिक से कि लंब बटा आधार किस में आता है, 10 में, और एंगल तो हमें पता ही नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहां पर 2 से 6 कट रहा है तो हम उसे काटेंगे। ऊपर बचा है 3, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और बट्टे में बचा है √3। और एक चीज हमें पता है, बट्टे में √3 हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या कर सकते हैं कि हम परमीकरण कर सकते हैं। अदरवाइज हम एक चीज और भी कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम परमीकरण करते हैं ताकि क्या है कि आपको समझ आएगा। परमीकरण में हमें क्या होता है, 3 और √3। देखो जो बट्टे में √, की संख्या होती है उसकी दोनों तरफ गुणा करना, यही परमीकरण होता है। तो 3 गुणा √3 वैसे का वैसे आएगा, और यहाँ पे हम देखते तो √3 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि 3 से 3 तो कट गया, तो tan था, थीटा था, और बराबर में था √3। तो tan के अंदर √3 मान कितने डिग्री का आता है, हमें वही देखना है।
तो 10 के अंदर √3 का मान अगर डिग्री में हम देखने जाएंगे तो ये हमारा कितने डिग्री का आएगा, ये आएगा हमारे 60 डिग्री का मान आएगा। तो इसका मतलब हमें बताना था कि जो ये हमारा मान है ये एक्चुअली ऑप्शन में हमारा कौन सा आंसर है। तो हम देख लेते हैं 60 डिग्री हमारा ऑप्शन में है ए नंबर, तो इसी को हम टिक कर देंगे। आखिरी क्वेश्चन हमारा है पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चनों का 18वां। एक पतंग है जो भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो दिया गया है, एक पतंग है जो भूमि से 30 मीटर ऊंची है, ठीक है, और उसके बाद हमें यहां बोला गया है ऊंचाई पर है और 60 मीटर लंबी डोर की सहायता से उड़ रही है। अब डोर हमें पता है कैसे रहती है, डोर हमेशा ऐसे होती है। तो ये डोर कितनी है, 60 मीटर लंबी, और हमें बताना है कि एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, एंगल बताना हमें यहाँ पर। तो चीज हमें सिंपली देखना होगा, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही चलना है कि हमारे पास एक है यहां पर लंब और एक है हमारे पास कर्ण। तो अब हम वापस से लाल और कक्का इसी ट्रिक की हेल्प लेंगे। अब हमें लंब और कर्ण लेना है। देखो लंब और कर्ण किस में आ रहा है, साइन में आ रहा है। अगर आप कर्ण बटे लंब लोगे तो आपको कोसेक लिखना पड़ेगा, तो मैं तो ऐसे ही ले रहा हूं सीधा, आप कैसे भी ले सकते हो। 30 बटे में 60, और ये 30 क्या है मेरे पास, ये है लंब, और 60 क्या है कर्ण, और लंब बटे कर्ण आता है साइन में, और एंगल हमें पता नहीं है। तो सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट, 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 मान आया है साइन 60 में। तो अगर आप सारणी देखने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि साइन में कितने डिग्री पर 1/2 मान आता है, 1/2 मान आता है साइन 30 डिग्री पर। तो इसका मतलब वो थीटा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 30 का। तो हमें जो राइट आंसर है उस पर टिक करना है। हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर क्या है, 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन पहला है बहुविकल्पीय वो होता है कंप्लीट।